Assalamu alaikum students. In my today's video, we will discuss about standard costing. What is the importance of standard? Why we create standards? Why we need standards? And we will also discuss about types of standards, objectives of standards. And finally, I will also tell you about a process that is management by exception process. So this is an introductory lecture about standard costing. So you have to be very conceptual, you have to be very clear about standard costing, why we need standards, why we create standards, what is the importance of the standards. After that we will move towards numericals. So theoretically today I will tell you in detail about standard costing. So let's come to discuss in detail. जी, आज का हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, जिसको आप वेरिएंस एनालिसिस भी बोल सकते हो। तो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, या आप इसको बोल सकते हैं वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये जो स्टैंडर्ड है, ये वर्ड, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पेश आई। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर लिया जा रहा है जिसको हम बोल सकते हैं टारगेट, या आप इसको बोल सकते हैं गोल्स जो आप सेट करते हैं, या आप इसे कोई मॉडल कह सकते हैं, कोई पैटर्न आप सेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या कोई नॉर्म्स हो सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड का मतलब है जी टारगेट, गोल्स, एनी मॉडल, पैटर्न यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ, नॉर्म्स, कोई नमूना हो सकता है। यानी इसका मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड का ये लिया जा रहा है कि ये कोई एक टारगेट है, गोल्स हैं, मॉडल है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही, क्यों हमें टारगेट सेट करना पड़ते हैं, क्यों हमें गोल्स बनाना पड़ते हैं, क्यों हम मॉडल्स को फॉलो करते हैं, क्यों हम पैटर्न बनाते हैं, नॉर्म्स की क्यों ज़रूरत पेश आती है, वाई। क्योंकि जब भी आप नॉलेज की बात करते हैं तो आपको इसका आंसर करना चाहिए, वाई, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या हम इसके बगैर नहीं चल सकते थे, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्यों ज़रूरी है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी जाके आप किसी भी चीज़ को कह सकते हैं कि कंसेप्चुअली आपको इसका आइडिया हो चुका है कि व्हाट डज मीन बाय दिस। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ करें एक हमारे पास बिजनेसमैन है जिसका बिज़नेस है जी मोटर व्हीकल्स का, और वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो तकरीबन उसका जो फासला है 15 km का है जी, 15 किलोमीटर। मतलब उसकी मोटर व्हीकल्स यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आ रही हैं, और जनाब दोबारा से यहाँ से रिवर्स अपना टारगेट कंप्लीट किया, रिवर्स दोबारा से यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये उसके पास मोटर व्हीकल्स का एक बिज़नेस है। फ़र्ज़ कर लें कि उसके पास ये 5 मोटर व्हीकल्स हैं, A, B, C, D and E। अब इनके पास डेफिनेटली हर मोटर व्हीकल्स पे एक ड्राइवर है। हमें पता चलता है कि एक हमारे पास जो मोटर व्हीकल A पे ड्राइवर है वो 45 मिनट्स में ये जो फासला है ये कवर करके उसने यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है विद इन 45 मिनट्स। जो ड्राइवर मोटर व्हीकल बी पे है उसने यही डिस्टेंस 20 मिनट्स में कवर किया है,
जो हमारे पास मोटर व्हीकल सी है उसने इसकी कवरेज 10 मिनट्स में कर ली है। इसी तरह से डी, उसने इसकी कवरेज 1 आवर में की है। एंड सिमिलरली जो हमारे पास मोटर व्हीकल ई है, इसका जो ड्राइवर है इसने यही सफ़र 15 किलोमीटर्स का 25 मिनट्स में कवर किया है। अब होगा क्या, इनमें से जो 5 हमारे पास मोटर व्हीकल्स के ड्राइवर हैं, यहाँ पर पहुँचने के बाद हम इनमें से किसको कहेंगे कि यू हैव डन वेरी गुड जॉब, आपने बहुत अच्छी ड्राइविंग की है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जिसने 10 मिनट्स में हमारे पास 15 किलोमीटर का बड़ा ही क्राउडी एक जो डिस्टेंस था उसने कवर किया विद इन 10 मिनट्स, हम उसको बुलाएंगे और हम उसे कहेंगे वेल डन, यू हैव डन वेरी गुड जॉब। इज़ इट द केस? क्या हमें वाकई इसको शाबाश देनी चाहिए? लेकिन जब हम इसको बुलाएंगे, पता चला जी 10 मिनट में इसने डिस्टेंस कवर किया और हमने एक एनालिसिस किया कि 95% चांसेस थे कि इसका एक्सीडेंट हो सकता था। ये ओवर स्पीडिंग के थ्रू आ रहा था और 95% चांसेस हैं कि इसका चलान भी हो सकता था, ये इसका एक्सीडेंट भी हो सकता था, ये हमारी मोटर व्हीकल्स को नुकसान भी पहुंचा सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको मिस्टर सी, जो कि हमारे पास ड्राइवर है, जो कि मिस्टर सी, जो मैं जिसे कह रहा हूँ कि हमारे पास एक मोटर व्हीकल थी, इसका जो ड्राइवर है इसको हम मिस्टर सी भी अगर कह लेते हैं, तो क्या इसको हमें शाबाश देनी चाहिए जिसने 95% चांसेस क्रिएट कर दिए एक्सीडेंट के? क्या ये एक अच्छा ड्राइवर कंसीडर होगा? इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी या 20 मिनट्स वाले की परफॉर्मेंस बेहतर होगी या 1 आवर वाले की परफॉर्मेंस बेहतर होगी या 45 मिनट्स वाले की या 25 मिनट्स वाले की? किसको बेहतर कहेंगे? हमारे पास क्या टारगेट है, क्या गोल्स हैं हमारे पास जिसकी बेस पे हम किसी को बेहतर कहें? अच्छा जी, अभी तक तो हमें कोई पता नहीं चल रहा कि हम किसको बेहतर करें, लेकिन अच्छा जी, अगर हम ये डिसाइड कर लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमने मतलब हमारे ड्राइवर्स ने 18 to 20 मिनट्स में कवरेज देनी है इसको, हमने एक टारगेट सेट कर लिया। जब हम ये टारगेट सेट कर लेंगे तो अब जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया है कि हम किस ड्राइवर को अपने पास बुलाएंगे और कहेंगे वेल डन, यू हैव डन वेरी गुड जॉब। 10 मिनट्स वाले को हम कहेंगे कि भाई आपने सेफ ड्राइविंग नहीं की, आप 95% चांसेस थे कि आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट हो सकता था, इसलिए आप इसको डिले करें, 18 to 20 मिनट्स के अंदर ये कवरेज दें। और ये बात हम किस बेस पे कर रहे हैं? हम इस बेस पे कर रहे हैं कि हमने अब टारगेट सेट कर लिया है। अब हमने क्या सेट कर लिया है? हमने एक टारगेट सेट कर लिया है। अगर ये टारगेट सेट ना करते, हमने ये गोल सेट ना किया होता, तो क्या हम किसी भी ड्राइवर को कह सकते थे कि आपने आज अच्छा काम किया है या आपने आज अच्छा काम नहीं किया? क्या हम इसको कह सकते हैं कि भाई आपने 20 मिनट्स का सफ़र 1 आवर में क्यों तय किया? क्या हम इसको बोल सकते हैं कि आपने 45 मिनट्स क्यों लगा दिए? हम 25 मिनट्स वाले को कहेंगे ओके जी, इसमें बहुत कम मार्जिन है, इसका जो वेरिएंस है बहुत कम है, इसको कहेंगे इट्स ओके। बट 1 आवर वाले को बुलाना पड़ेगा, इसकी परफॉर्मेंस क्यों इतनी वीक है? इसका मतलब ये हुआ, ये जो टारगेट सेट हमने किया है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये जो हमने गोल सेट किया है इसकी एक वाज़ेह इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है आपको। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर हमने ये टारगेट सेट ना किया होता तो हमारे लिए मसला था, हम किसी को शाबाश नहीं दे सकते। अगर हमने ये टारगेट सेट ना किया होता तो हम किसको शाबाश देते? हम किसको कहते वेल डन? तो फाइनल ये हुआ कि हमें सबसे पहले तो टारगेट सेट करना पड़ेगा। टारगेट सेट क्यों किया जा रहा है, गोल सेट क्यों किए जा रहे हैं, यहाँ पर मैं लिखता चलूँ।
टारगेट क्या चीज़ है जी? टारगेट है अ बेंचमार्क, a benchmark to measure performance, a benchmark to measure performance। देखिए जी, जब तक आप ये टारगेट सेट नहीं करते, ये एक बेंचमार्क है, ये एक गोल है, ये एक पैटर्न है जो हमने सेट कर दिया, जब तक आप इसको सेट नहीं करेंगे अपने पास, आप किसी की परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकते। हाउ कैन यू मेजर द परफॉर्मेंस विदाउट सेटिंग द गोल्स और स्टैंडर्ड्स? तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता चल रहा है कि हमें गोल्स, हमें टारगेट्स, हमें पैटर्न, हमें मॉडल क्यों सेट करना पड़ते हैं, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ सेटल नहीं करते, आप किसी की परफॉर्मेंस, आप किसी की सक्सेस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अ बेंचमार्क टू मेजर परफॉर्मेंस, यू कैन से अ बेंचमार्क टू मेजर सक्सेस, अ बेंचमार्क टू बी सक्सेसफुल। हमें सक्सेसफुल होना है, हमें कैसे पता चलता है कि हम सक्सेसफुल हैं? जब तक कि हमारे पास कोई टारगेट ना हो, जब तक कि हमारे पास कोई मॉडल ना हो, जब तक कि हमारे पास कोई पैटर्न ना हो, हमें कुछ ना कुछ पहले डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके आप कह सकते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता चलूँ। यहाँ पर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उससे कहते हैं जी मुझे यूरिक एसिड का इशू है। वो कहता है जी आप इस तरह से करें, यूरिक एसिड टेस्ट करा लें। आपने यूरिक एसिड टेस्ट कराया लेबॉर्ट्री से, उसका रिज़ल्ट आ रहा है जी आपके पास 10 पॉइंट। अब यूरिक एसिड का टेस्ट कराने के बाद रिज़ल्ट 10 पॉइंट्स हैं। अब ये 10 पॉइंट्स का क्या मतलब होगा जी? 10 पॉइंट्स का क्या मतलब होगा? अगर उस रिपोर्ट के अंदर ही ये लिखा होगा कि आपका जो यूरिक एसिड का पॉइंट्स हैं वो 4.2 से लेकर 7.2 तक होने चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड अगर आप इससे ज़्यादा आपका पॉइंट्स आ रहे हैं यूरिक एसिड्स के, इट्स मीन कि आपकी जो हेल्थ की परफॉर्मेंस है वो डाउन हो गई है। यानी विद इन दीज पॉइंट्स 4.2 टू 7.2 तक ही आपके पास इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, ये पॉइंट्स आने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे कह रहे हैं 10 परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, 10 पॉइंट जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, हम किसकी बेस पे कह रहे हैं? हम स्टैंडर्ड की बेस पे कह रहे हैं। अगर ये स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते कि ये रिपोर्ट अच्छी है, बुरी है, व्हाट्सएवर। मतलब जब तक हमारे पास कोई स्टैंडर्ड, कोई टारगेट नहीं होगा, हम किसी की परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकते। In every field of life, we need standards for measuring performance to be more successful in our lives. आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहाँ पर जो डिशेस बनी हुई हैं वो भी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी हुई हैं। कितने कितने इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ करने हैं, स्टैंडर्ड्स आर ऑलरेडी सेटल्ड। आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग के लिए आपको मटेरियल कौन कौन सा चाहिए, कितना कितना मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी जब तक आप टारगेट सेट नहीं करते, आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। मतलब आप लाइफ में कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते। और अगर आप काम कर भी लेते हैं तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपने ये काम अच्छा किया या बुरा किया, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, आप सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेट टारगेट्स। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देख लें, आपको अपनी ज़िंदगियों के अंदर भी टारगेट सेट करने चाहिए, गोल सेट करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो यू हैव टू सेट टारगेट्स, यू हैव टू सेट पैटर्न इन योर लाइफ, ताकि आपकी सक्सेस की रेशो बढ़ जाए। क्योंकि सक्सेस का पता तब ही चलेगा अगर आपने टारगेट सेट किए होंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड बजट। कि अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड और बजट में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वर्सेस बजट।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन दोनों को सिमिलर समझते हैं, लेकिन इनके अंदर बड़ा मेजर डिफरेंस है, उसका हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो इसमें मैं लिखता चलूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। Standard costing is a predetermined cost of a cost unit. It's mean this is per unit estimation. It's per unit estimation. It's per unit estimation. अगर मैं बजट की बात करूं, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखूं बजट कॉस्टिंग is a predetermined cost of producing a number of units, means it is a total estimation concept. चेक करें जी। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड का फर्स्ट पॉइंट ये था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट यूनिट, मतलब एक यूनिट की बात हो रही है। स्टैंडर्ड हमेशा हम पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से डिटरमिन करते हैं, कभी भी हम सारी की सारी यूनिट्स का स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। हमें सबसे पहले एक टारगेट यानी एक यूनिट के लिए टारगेट सेट करना पड़ेगा कि एक यूनिट को बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल लगाना है, एक यूनिट के ऊपर लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, एक यूनिट को बनाने के लिए हमें ओवरहेड कितने एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे। इन तीनों को कंबाइन करके हम एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पर यूनिट एस्टिमेशन। ओके स्टूडेंट्स, यू गॉट माय पॉइंट कि स्टैंडर्ड हमेशा एक यूनिट का बनता है और बजट हमेशा टोटल यूनिट्स की एस्टिमेशन होती है। मतलब उसमें हम एक यूनिट की बात नहीं कर रहे होते, हम उसमें टोटल यूनिट की कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं। बजट में हम हमेशा एक यूनिट की बात कर रहे होते हैं, टोटल की बात नहीं कर रहे होते हैं। ओके, इसमें अगर मैं सेकंड पॉइंट लिखूं, it normally used for manufacturing purpose. It is normally used for manufacturing purpose. यानी जब भी स्टैंडर्ड का वर्ड यूज़ होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, तो आप मोस्टली जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे होते हैं। बट बजट कॉस्टिंग कैन बी सेट for
और फंक्शंस। मतलब बजट आप किसी भी कंसर्न के लिए, किसी भी अदारे के लिए आप सेट कर सकते हैं, आप बना लेते हैं। तो मोस्टली हम जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए बनाते हैं, ज़्यादा सूटेबल होता है। इसके अलावा अगर हम पॉइंट नंबर 3 का एनालिसिस करें तो हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है जी, any significant variation from standards whether favorable or unfavorable analyzed, investigated and reported so that corrective actions may be taken। मतलब कोई भी वेरिएशन होगी हमारे पास स्टैंडर्ड्स के अंदर, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का चूंकि हमने डिफरेंस देखना होता है, एनी सिग्निफिकेंट वेरिएशन, वो वेरिएशन माइट बी फेवरेबल है और अनफेवरेबल है, हम उसका एनालिसिस करते हैं, हम उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम उसे रिपोर्ट करते हैं, ताकि हम अगर तो हमारे पास अनफेवरेबल है तो हम उसको करेक्टिव एक्शंस लेकर हम उसको ठीक कर सकें। बाज़ औक़ात फेवरेबल भी जो है वो क्यों है फेवरेबल, इसका भी हमें एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये स्टैंडर्ड के अंदर तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है, बट इन बजट्स, पॉइंट नंबर 3, इन बजट्स if the actual cost is less than budgeted cost, it is accepted, as good performance, as the variance is not normally investigated, as the variance is not normally investigated। मतलब ये हुआ कि हम लोग बजट्स के अंदर जो भी हमारा वेरिएंस हो, गुड और बैड, हम उसको नॉर्मली इन्वेस्टिगेट नहीं करते, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमें अपने वेरिएंसेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे पास जो वेरिएंस है, गुड और बैड है, ये क्यों आया है, क्यों जनरेट हुआ है। बट इन बजट्स इट्स नॉट अ प्रैक्टिस, नॉर्मली इट्स नॉट अ प्रैक्टिस, बट इन स्टैंडर्ड्स for any significant variation, whether favorable or unfavorable, we analyzed, we investigate, we report so that corrective actions may be taken।
तो हमें इन चीज़ों को फोकस करते हैं। ये था जी थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड बजट, ये हमें पता होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, तो हमें उसको भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है बिटवीन बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स। Similarities. Number one, both are prepared prior to given period, prior to given period of time. Mean to say both are predetermined. Both are predetermined. दोनों ही जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उससे हमें पहले बना देते हैं। बजट भी पहले बनाया जाता है, स्टैंडर्ड भी पहले बनाया जाता है। तो ये सिमिलैरिटी है इसके अंदर। इसमें जो हमारे पास सेकंड सिमिलैरिटी होगी उसको हम बोलेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद प्लान। जो हम प्लान करते हैं उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ। स्टैंडर्ड्स में भी ऐसा ही करते हैं और बजट में भी ऐसा ही करते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल फिगर आएगी उसको हम प्लान फिगर के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये दो सिमिलैरिटीज़ हैं स्टैंडर्ड्स और बजट में। स्टूडेंट्स, होपफुली अभी तक आपको समझ आ रही होगी कि सबसे पहले हमने ये देखा है कि हमें स्टैंडर्ड का मतलब हमने सीखा है कि स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स हम क्यों बनाते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी हमारी लाइफ में। और हमें ये फाइनल हुआ कि अगर हम अपनी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, जब तक आप कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करते आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह से कंपनीज़ के अंदर भी आप जब तक गोल्स टारगेट्स सेट नहीं करते, आप कोई पैटर्न सेट नहीं करते, आप तब तक अपनी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकते। इसकी इम्पोर्टेंस को हमने देखा। फिर हमने स्टैंडर्ड और बजट का डिफरेंस देखा, उसके पॉइंट्स देखे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड और बजट में डिफरेंस है। अब हम फर्दर बात करेंगे स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास स्टैंडर्ड्स की कितनी टाइप्स हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 में आई विल राइट आइडियल स्टैंडर्ड्स। नंबर 2 practical standards, and number 3 we have basic standards. वन बाय वन हम इसको मेजर जो बेसिकली जो डिफरेंसेस हैं वो आइडियल और प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स में हमें देखने हैं, क्योंकि बेसिक स्टैंडर्ड्स इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हमें पता होना चाहिए कि आइडियल स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर 1 फॉर आइडियल स्टैंडर्ड्स।
ideal standards can be achieved or attained under best circumstances. लीजिए, आइडियल स्टैंडर्ड्स हम अटेन कर सकते हैं अंडर बेस्ट सर्कमस्टांसेस। अब ये जो बेस्ट सर्कमस्टांसेस हैं इसका क्या मतलब होगा, इसको हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या ये अचीवेबल होते भी हैं, नहीं हैं, क्या ये अटेनेबल हैं भी या नहीं हैं। ये जो बेस्ट सर्कमस्टांसेस हैं इसको देखने के बाद पता चलेगा कि क्या हम इसे अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बेस्ट सर्कमस्टांसेस में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है नो मशीन ब्रेकडाउन। नो मशीन ब्रेकडाउन बेस्ट सर्कमस्टांसेस का मतलब है जी हमारी कभी भी मशीनरी का ब्रेकडाउन नहीं होगा। ये इतनी परफेक्ट है, ये इतनी अच्छी है कि कभी भी हमारी मशीनरी जो हमने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया है उसके अंदर कभी भी ब्रेकडाउन उसका नहीं होगा। बज़ाहिर ये मुश्किल काम है, लेकिन हम इसको क्योंकि बेस्ट सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं। नंबर 2, मोस्ट स्किल्ड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयज। मोस्ट skilled and efficient employees mean to say employees की efficiency 100% है। 100% efficiency यानी हमारे जो employees हैं उनकी जो भी स्किल्स हैं वो उसको 100% यूटिलाइज कर रहे हैं या कर रहे होंगे। कोई डेफिशिएंसी नहीं है, इवन 1% भी डेफिशिएंसी नहीं है। हमारे एम्प्लॉयज़ एक तो स्किल्ड भी हैं पहली चीज़, और दूसरा एफिशिएंट भी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो कभी इनएफिशिएंसी दिखाएंगे अपने काम के अंदर। इज़ इट पॉसिबल? यानी एफिशिएंट का मतलब यहाँ पर ये भी है कि वो कोई लीव पे नहीं होगा, कोई हमारा एम्प्लॉय बीमार नहीं हो सकता, कभी वो छुट्टी नहीं करेंगे। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। दिस इज़ बेस्ट सर्कमस्टांसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आइडियल स्टैंडर्ड्स को हम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अटेन्ड हो सकते हैं अंडर बेस्ट सर्कमस्टांसेस। तो बेस्ट सर्कमस्टांसेस क्या हैं ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ। अब होगा क्या ये जो बेस्ट सर्कमस्टांसेस देखने के बाद आप मोटिवेटेड हो रहे हैं या डीमोटिवेटेड हो रहे हैं? क्या हमारा एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा या डीमोटिवेटेड होगा इनको देखने के बाद? डीमोटिवेट, आई थिंक सो कि इससे क्या होगा, आपका एम्प्लॉय डीमोटिवेट एम्प्लॉयज यानी जो हमारे आइडियल स्टैंडर्ड्स हैं एम्प्लॉयज़ को डीमोटिवेट करते हैं ड्यू टू इम्पॉसिबल टारगेट्स, गोल्स इन द शॉर्ट रन। मतलब शॉर्ट रन में इम्पॉसिबल टारगेट्स होते हैं ये हमारे पास, और वो एम्प्लॉयज़ को डीमोटिवेट कर देते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे इसमें मोस्टली लार्ज वेरिएंसेस होते हैं जी, क्योंकि आप टारगेट ही इतना हाई सेट कर लेते हैं तो वेरिएंस तो आएगा। जो आपने सोचा है और जितना आप कर सकते हैं या जो आप कर रहे हैं उसमें हमारे पास लार्ज वेरिएंसेस आर नॉर्मल। यानी ये बड़ी नॉर्मल सी बात होगी कि कोई बहुत बड़े वेरिएंसेस आ रहे हैं। और उसके बाद
ये 4 पॉइंट्स हैं कि हमारे पास जो आइडियल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि ये अटेनेबल हैं, कैन बी अटेन्ड अंडर बेस्ट सर्कमस्टांसेस, लेकिन वो जो बेस्ट सर्कमस्टांसेस हैं ये आपके सामने हैं। इसके अंदर मोस्टली हमारा एम्प्लॉय जो है शॉर्ट रन में डिमोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि ऐसे टारगेट्स को अचीव करना ही मुश्किल होगा। दैट्स वाई ये आइडियल स्टैंडर्ड जो होते हैं ये मोस्टली लोग कहते हैं कि शॉर्ट रन में अचीवेबल नहीं होते। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स की। प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स में अगर मैं कुछ पॉइंट हाईलाइट करूं तो उसमें नंबर 1 हमारे पास होगा टफ। प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स आर टफ बट अटेनेबल। अब होगा क्यों? ये टफ तो ज़रूर है, ये इजी ये भी नहीं है, बट अटेनेबल। वो अटेनेबल नहीं थे। आइडियल स्टैंडर्ड्स आर नॉट अटेनेबल इन द शॉर्ट रन, लेकिन ये अटेनेबल हैं। लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत इजी हैं, ये भी टफ हैं। अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं कि हम इसको अटेनेबल क्यों कह रहे हैं। प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स अलाउ मशीन ब्रेकडाउन, यानी इसके अंदर हम कुछ मार्जिन रखते हैं कि मशीन ब्रेकडाउन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हमने मार्जिन रखा है इसके अंदर। एम्प्लॉयज़ रेस्ट पीरियड हम इसके अंदर रख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की लीव्स को हम इसके अंदर रख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को देख रहे हैं, रेस्ट टाइम, leaves are included। आप एम्प्लॉयज़ का रेस्ट टाइम, आप एम्प्लॉयज़ की लीव्स को इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, आप मशीन ब्रेकडाउन को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी आप रियलिस्टिक हो रहे हैं, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। और इसमें आप ये भी रख रहे हैं कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं ज़रूरी नहीं है कि वो skilled हूँ, एवरेज वर्कर आर आल्सो देयर, यानी माइट बी वी हैव सम एवरेज वर्कर, एवरेज वर्कर्स आर आल्सो देयर, यानी हम इसको भी कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एवरेज वर्कर्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 100% एफिशिएंट वर्कर्स हैं जो कि बिल्कुल भी इनएफिशिएंसीज नहीं दिखा रहे। तो इसके अंदर बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हम एवरेज वर्कर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि जनाब एम्प्लॉयज़ का रेस्ट टाइम इंक्लूड कर रहे हैं, मशीन ब्रेकडाउन इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम मार्जिन क्रिएट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकते हैं, ताकि हम ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएं जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे। इसके अंदर जो हमारा लास्ट पॉइंट है, आर एम्प्लॉयज़ विल बी मोटिवेटेड। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है टारगेट्स को अचीव करने के लिए। अगर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं तो आप कह सकते हैं कि आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। ओके, लास्ट वन वी हैव बेसिक स्टैंडर्ड्स। अगर आप बेसिक स्टैंडर्ड्स की बात करें तो बेसिक स्टैंडर्ड्स में आप पहला पॉइंट ये लिखेंगे, बेसिक स्टैंडर्ड्स नेवर चेंज। अब क्या मतलब है जी नेवर चेंज? मतलब जब आपने 10 साल पहले स्टैंडर्ड बनाया था उसको आपने कभी चेंज नहीं करना, वही आप आगे फॉरवर्ड करते रहते हो। तो इसका मतलब है कि बेसिक स्टैंडर्ड्स नेवर चेंज। और इसीलिए जो बेसिक स्टैंडर्ड्स एक्यूरेट नहीं होते उसको हम कहते हैं आउटडेटेड स्टैंडर्ड्स। नंबर 2 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, दीज आर आउटडेटेड स्टैंडर्ड्स। ये हमारे आउटडेटेड स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको हम कभी भी चेंज नहीं करते, जिसको हम अपडेट नहीं करते, और इसीलिए नॉट एक्यूरेट एज करंट, नॉट
एक्यूरेट टू यूज। हम इसे कह सकते हैं कि करंटली ये एक्यूरेट नहीं होते कि हम इसको इस्तेमाल करें। ये हमारे बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं और इसको हमने चेंज नहीं किया होता, इसको हमने अपडेट नहीं किया होता, इसलिए ये आउटडेटेड होते हैं। तो इसको मोस्टली हम कंसीडर नहीं करते। असल बात यह है कि हमें फोकस करना चाहिए प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ये शॉर्ट रन में अचीवेबल होते हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं इसके अंदर, इनको अचीव करना आसान होता है। बट इन आइडियल स्टैंडर्ड्स इन शॉर्ट रन आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, या तो फिर आप क्लैरिफाई कर दें कि हमें 15 साल बाद ये चीज़ अचीव करनी है, दैट्स वाई वी आर सेटलिंग दीज काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो अदरवाइज़ अगर शॉर्ट रन में देखेंगे तो हमारे जो आइडियल स्टैंडर्ड्स होते हैं ये एक तो अचीवेबल नहीं होते, और क्योंकि इस तरह की बेस्ट सर्कमस्टांसेस मोस्टली अवेलेबल नहीं होती, दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि जो हमारे आइडियल स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्पॉसिबल टू अचीव और अटेन। ओके, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मकसद क्या है जी? पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं किसी भी कंपनी की जब वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रही होती है, तो उसके मकासद क्या हो सकते हैं। वैसे तो हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है कि नंबर 1, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड्स ना हों तो हम परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकते। तो हमारा सबसे पहला और बड़ा पर्पस है टू मेजर परफॉर्मेंस। अगर आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं तो आप परफॉर्मेंस मेजर आराम से आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगी। टू एस्टैब्लिश, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, टू एस्टैब्लिश बजट। यहां पर मैं एक बात करना चाहूंगा कि जो हमारे बजट्स हैं ये कहां से डिराइव किए जा रहे हैं। बजट चूंकि टोटल कॉस्ट को शो कर रहा है, और टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, मतलब एक यूनिट का पता चलेगा तो हम टोटल कॉस्ट की बात करेंगे। एक यूनिट की कॉस्ट हमें स्टैंडर्ड बताता है, और इस स्टैंडर्ड की मदद से हम क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं बजट को। यानी कि पहले आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, इसके बाद आप बजट को एस्टैब्लिश करोगे। तो ये भी मकसद है कि हम पहले स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड है एक यूनिट का स्टैंडर्ड पता होगा तो हम उसकी बेस पे अपना बजट बना सकते हैं। ओके, नंबर 3, टू कंट्रोल कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है जी, अगर हमने टारगेट ही सेट नहीं किया तो हम कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर हम कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें कोई टारगेट सेट करना पड़ेगा। मतलब मैं कहता हूं कि आपने 1000 रुपीज़ लगाने हैं एक स्पेसिफिक काम के लिए, तो हमें इस 1000 के अंदर हम रहने की कोशिश करेंगे जब हम इस टारगेट को सेट करेंगे। जब हम टारगेट ही सेट नहीं करेंगे तो हम अपनी कॉस्ट को हम हो सकता है 4000 लगा दें उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, लेकिन जब आप टारगेट सेट कर लेते हैं तो आप अपनी कॉस्ट को क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं। नंबर 4, हम स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं जी। हम उनके सामने वो कहते हैं, अगर देखें हमने कोई टारगेट ही नहीं दिया अपने एम्प्लॉयज को, वो कहेंगे यार टारगेट भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, जैसे दिल कर रहा है चलते रहो। तो हमारे पास कौन सा कोई टारगेट है। दैट्स वाई हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ते हैं उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए, उनकी सक्सेस लेवल देखने के लिए, उनको मोटिवेट रखने के लिए। तो हमें स्टैंडर्ड सेट करना ही होंगे। इसके बाद टू सेट सेल्स प्राइसेस। देखें, अगर आपने नंबर 5 पॉइंट लिखने जा रहा हूं, अगर आपने अपनी सेल्स प्राइस को सेट करना है तो कैसे करेंगे, टू सेट सेल्स प्राइसेस। आपको कॉस्ट का पता चलेगा तो आप सेल्स को सेट कर सकते हैं।
तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये भी हमारा पर्पस सर्व कर रहा है कि हमें हमारी मदद कर रहा है कि आप अपनी सेल्स की प्राइसेस सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक यूनिट की कॉस्ट का पता चल गया। जब आपको एक यूनिट की कॉस्ट का पता चल गया तो आप एक यूनिट की सेल्स प्राइस तो सेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर 6, इसका मकसद ये हो सकता है टू एस्टैब्लिश कॉन्ट्रैक्ट्स। आप बिग डील्स भी कर सकते हैं जी। जब आपको अपनी कॉस्टिंग सिस्टम का पता चल गया कि हमारे पास कॉस्टिंग क्या आ रही है, तो आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकते हैं। एक यूनिट की प्राइस तो सेट कर ही दी आपने, लेकिन अगर आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है फॉर लॉट ऑफ यूनिट्स, तो आप वो भी कर सकते हो। वो भी आपको बेस मिल जाएगी आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया होगा। डेफिनेटली ये भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा नंबर 7 पे मैं पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ, टू मेक रिस्पॉन्सिबल। ये बड़ी अहम बात है। जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट डज मीन बाय दिस, टू मेक रिस्पॉन्सिबल। देखिए, अगर हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हम हर किसी स्टैंडर्ड के लिए, हर किसी टारगेट के लिए, हर एक एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये आपकी अथॉरिटी में है, ये आपने चीज़ हैंडल करनी है, ये आपने मैनेज करनी है। तो कल को अगर कोई प्रॉब्लम आया तो हम आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। अगर आप स्टैंडर्ड बनाते ही नहीं है तो आप किसी को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा सकते। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करें, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करें ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकें। अच्छा जी, इसके अलावा मैं अब आपसे बात करना चाहूँगा वेरिएंस एनालिसिस प्रोसेस। यानी हम एक प्रोसेस सेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर और मेक स्टैंडर्ड्स। हम कहेंगे जी स्टैंडर्ड्स बनाएं जी। ओके जी, हमने स्टैंडर्ड्स बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, हम कहेंगे जब हमने स्टैंडर्ड्स बनाए, काम करना शुरू कर दिया, फिर हम कहेंगे जी एनालिसिस करें। एनालाइज वेरिएंस को एनालाइज करें। क्या कोई वेरिएंस आ रहा है जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे, काम करना शुरू हुए, आप एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करने लग जाएंगे। आप चेक करेंगे कोई वेरिएंस आ रहा है। फिर जब वेरिएंस आ रहे होंगे तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। वी विल क्रिएट क्यूरीज, क्वेश्चंस किसके रिलेटेड होंगे, क्यूरीज किसके रिलेटेड होंगी कि क्यों आ रहा है ये वेरिएंस, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है। हमें ये नहीं देखना, हम सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं कि हम एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर फेवरेबल है तो क्यों है, अगर अनफेवरेबल है तो क्यों है। तो हमें एक क्या करना पड़ रहा है, हम क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं, क्यूरीज क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने क्यूरीज रेज की हैं उसकी हम करेंगे एक्सप्लेनेशंस रिसीव करेंगे। रिसीव एक्सप्लेनेशंस। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, जैसे हमने देखा कि हमने कहा था कि हम स्टैंडर्ड्स क्यों बनाते हैं, टू मेक रिस्पॉन्सिबल। अब क्या हुआ, हमने उन रिस्पॉन्सिबल पर्सन से क्या करना शुरू कर दिया, एक्सप्लेनेशंस लेना शुरू कर दी। जी बताएं जी ये वेरिएंस आया है, क्यों आया है। ओके जी, इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, जब उनसे हमें आंसर्स मिलेंगे तो जो भी उनकी डिफेंड करेंगे वो अपने वेरिएंस को जिस तरह से भी, हम वहां पर वी विल टेक करेक्टिव एक्शंस। टेक करेक्टिव एक्शंस। अनफेवरेबल वेरिएंस है तो हम क्या करेंगे जनाब, हम एक्शंस लेंगे उनको ठीक करने के लिए। और एक्शंस लेने के बाद हम दोबारा से
कंडक्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे कंडक्ट नेक्स्ट पीरियड ऑपरेशन, कंडक्ट नेक्स्ट पीरियड ऑपरेशन। यानी हमने क्या किया, हमने जो करेक्टिव एक्शंस लिए उनकी मदद से हम दोबारा से उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करेंगे जो हमने पहले से बनाए थे। हम दोबारा से यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं कि भाई हमने करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद हमने क्या किया, कंडक्ट करना है, नेक्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमारे जो स्टैंडर्ड्स पहले बनाए थे डेफिनेटली इसके अंदर चेंज आ चुका है। तो ये एक सर्कल इस तरह से चलता रहेगा। हम क्या कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स बनाने के बाद, क्योंकि हमने क्या किया है, एक्चुअल का वर्सेस स्टैंडर्ड्स का कंपैरिजन किया है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन किया है। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमने कुछ इश्यूज निकाले, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ गई। फिर हम क्या करते हैं, इनको रिमूव करते हैं, इन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हैं, इश्यूज ख़त्म करते हैं। और जब इश्यूज ख़त्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो दोबारा से हम स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को याद रखें स्टूडेंट, दिस प्रोसेस is called management by exception। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और मैं आपको बताता चलूं, जो हमारे पास आइडियल स्टैंडर्ड्स होते हैं वहाँ पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का रूल अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लार्ज वेरिएंसेस होंगे। जब लार्ज वेरिएंसेस होंगे तो आप उनको एलिमिनेट कर नहीं सकते। जब आप एलिमिनेट नहीं कर सकेंगे तो आप अपने स्टैंडर्ड्स को दोबारा से करेक्टिव एक्शंस नहीं ले सकते। तो ये जो हमारे पास मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का प्रोसेस है, ये वर्क करता है फॉर प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का ये जो प्रोसेस है ये वर्क करता है फॉर प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स, नॉट फॉर आइडियल स्टैंडर्ड्स। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके चलूँगा। होप यू अंडरस्टैंड ऑल माई पॉइंट्स इन द इंट्रोडक्शन लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।